नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईओ एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही अच्छा कंटेंट। और कंटेंट ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ स्वरूप में रहेगा। परख पब्लिकेशन की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो मुझे लगा कि इसके वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। अच्छी बुक है ये, और आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। और 14 मई 14 में डेट डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत पहले, ईओ एग्ज़ाम या ईओ आरओ एग्ज़ाम की राजस्थान में। तो इसके लिए अगर आप 1 महीना का समय आपके पास है, आप अगर इस बुक को अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं, 10 से 12 बार या 15 बार रिवीजन इसका अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएंगे। मार्केट से भी आप इस बुक को ले सकते हैं, और जो मार्केट से नहीं लेना चाहें वो मेरे वीडियो में देख करके तैयारी कर सकते हैं। एक माह का समय है, 1 मंथ का तैयारी हो सकती है अगर हम चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार गोचर, और मैं समय समय पर विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ ये टेक्नोलॉजी के मामले में, तो मैं एडिट वगैरह इसको नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला लेसन है, वो लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन्होंने दिया है ताकि इंट्रोडक्टरी वो हो जाएगा, इसलिए दिया है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से ये बेसिकली सिलेबस में तो अध्याय 200 है, और सिलेबस वाइज ही ये बुक इन्होंने, ये गाइड इन्होंने प्रिंट की है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 ये सब आपके सिलेबस में है। तो पूरा एज पर सिलेबस ये बुक है। इसको अगर आप बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम वर्ष 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ज़्यादा कंटेंट आ सके और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फर्स्ट लेसन का नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम। ये इसमें परिचयात्मक प्रश्न है, इसमें इंट्रोडक्टरी है। तो इसमें आपके आंसर होगा 1 और 3 सही है, सत्य है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम वर्ष 2009, तो ये 18वां अधिनियम था, और यह 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। ये गलत बात है, ये 11 सितंबर 2009 को लागू नहीं हुआ, ये 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। यह भारतीय गणतंत्र के 60वें वर्ष में निर्मित हुआ। तो 1 और 3 इसका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का विस्तार है। तो इसमें आंसर सी होगा, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर शेष राजस्थान में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से आशय है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जो परिभाषा दी हुई है वो 2/2/13 में दिया, जो इसका अनुच्छेद या धारा है 2(13) में नगरपालिका अधिकारी की परिभाषा दी हुई है। तो इसमें
आंसर डी होगा। नगर निगम के मामले में आयुक्त होता है, नगर परिषद में भी आयुक्त होता है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालिका अधिकारी होता है। ये सब सरकारी कर्मचारी होते हैं। उसके बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भवन से आशय है, तो इसमें आंसर ए होगा। फर्श, छतें, चिमनियां एवं दीवारें, ये इन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दीवारें 3 मीटर से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, तो ये जो शर्तें पूर्ण होंगी, ए में फर्श होगा, छतें होंगी, चिमनियां होंगी और 3 मीटर से ज्यादा ऊंची दीवारें होंगी, तो वो भवन कहलाएगा, भवन की परिभाषा में आता है इस अधिनियम के तहत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से अभिप्रेत है, तो देखिए धारा 2(13) में तो नगरपालिका अधिकारी की परिभाषा थी, यही पूछ सकता है कौन सी धारा में, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया इसमें। और नगरपालिका अध्यक्ष 2(12) में है परिभाषा, तो इसमें आंसर होगा सही नगर परिषद के मामले में सभापति। तो देखिए ये गलत है, नगर पालिका अधिनियम 2000 में अध्यक्ष से अभिप्रेत होगा, तो इसमें आंसर डी होगा, मतलब सारे सही हैं ये। तो नगर निगम में अध्यक्ष को बोलते हैं महापौर, और नगर परिषद में सभापति, और नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से आंसर इसका डी होगा। तो 2(13) में तो आपके नगर पालिका अधिकारी की परिभाषा है, और 2(12) में आपके अध्यक्ष की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 संबंधित है। धारा 3 में है नगर पालिकाओं के परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन दिया है धारा 3 में। राजस्थान नगर पालिकाओं के परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर ए होगा। किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। तो 1 और 2 इसमें सही होंगे। नगर पालिका से अपवर्जित कर सकती है, दोनों बात सही है। नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये बात गलत है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, तो इसमें आंसर 1 और 2 होगा। 8वां क्वेश्चन है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है तो कितने समय में चुनाव कराना अनिवार्य है। तो घोषणा के दिन से 6 माह के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। डी आंसर होगा इसमें। हम क्वेश्चन लेते हैं अब 9। नगर पालिका के सीमा चिन्हों या सीमा का निर्धारण का स्थापन किया जाता है। सीमा चिन्हों का स्थापन या सीमा का निर्धारण स्वयं के खर्चे पर, स्वयं के व्यय पर नगर पालिका द्वारा किया जाता है, तो इसमें आंसर ए होगा। आपको अध्याय का नाम भी ध्यान रखना है, और उसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है वो भी ध्यान रखना है, धाराएं कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें देखिए अध्याय 2 का नाम है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, और इसमें अनुच्छेद है, इसमें धाराएं हैं धारा 3 से 50। 10वां क्वेश्चन है, नगर पालिका को सीमा चिन्हों के स्थापन हेतु अनुमति लेनी पड़ती है। आंसर होगा इसमें सी, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है, और स्वयं के खर्चे पर नगर पालिका सीमा चिन्हों का निर्धारण करती है, स्थापन करती है। 11वां क्वेश्चन, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तो नगर पालिका निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार निहित हो जाएंगे, तो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, ए आंसर होगा। यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका न रहे तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें आंसर डी होगा। डी से मतलब है सभी कथन सत्य हैं इसके। नगर पालिका निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। वह संपत्ति उसी क्षेत्र के विकास के लिए व्यय की जाएगी, और राज्य सरकार उसे किसी स्थानीय प्राधिकारी को
सौंप सकती है। ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 4 संबंधित है, तो आंसर बी होगा, अधिनियम के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन से, छूट से। और धारा 3 नगर पालिकाओं के परिसीमन संबंधित थी, धारा 4 अधिनियम के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन से, छूट से संबंधित है धारा 4, तो इसमें आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आंसर इसमें ए होगा, मतलब एक ही सत्य है। राज्य सरकार नगरपालिका को उसके लिए अनुपयुक्त प्रावधानों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, ये धारा 4 में था। दूसरा गलत है, ऐसे विषयों पर नगरपालिका स्वयं नियम बना सकती है, स्वयं नहीं बनाएगी, राज्य सरकार बनाती है, इसलिए पहला ही सत्य है। धारा 5 का संबंध नगरपालिका की स्थापना और निगमन से है, ये आंसर सही होगा इसका। ये धाराएं तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। धारा 3 परिसीमन संबंधित है, धारा 4 कुछ उपबंधों के प्रवर्तन संबंधित है, धारा 5 नगरपालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। धारा 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आंसर डी है, सभी कथन सत्य हैं। धारा 5 के संबंध में प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका की स्थापना की जाएगी, इसका एक निगमित नाम होगा और एक मोहर होगी, इस पर कोई केस निगमित नाम से ही किया जाएगा, सारे सही है। धारा 5 17 क्वेश्चन, धारा 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बी सही है, बी से मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट जो 2 और 3 दिए वो सही है, पहला सही नहीं है। औद्योगिक नगरी में नगरपालिका की स्थापना की जा सकती है, ये गलत है। दूसरा सही है, सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र को नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र से वर्जित किया जा सकता है, और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र को नगरपालिका से बिना अपवर्जित किए अलग विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, दोनों सही है। 2 और 3, धारा 6 का संबंध है, तो इसमें आंसर सी आएगा, नगरपालिका की संरचना से। तो देखिए धारा 3 में तो परिसीमन से संबंधित थी, धारा 4 अधिनियम के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन से, छूट से संबंधित है, धारा 5 नगरपालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित है, और धारा 6 नगरपालिका की संरचना से संबंधित है, और धारा 7 का संबंध पदावधि से है। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर सी होगा इसमें, नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाएगा, तो इसमें आंसर सी सही होगा, 1 और 3। बी सही नहीं, दूसरा सही नहीं है, वार्ड में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, गलत बात है। वार्ड में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वार्ड मेंबर के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग होती है उनमें, तो ये गलत है। 1 और 3 सही है, नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाएगा, और तीसरा है, प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, किसी भी नगरपालिका के वार्डों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है, आंसर ए। 21वां है, नगरपालिका की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ए सही है, ए से मतलब केवल एक सही है, और एक में क्या दिया गया है, नगरपालिका की संरचना के संबंध में, संरचना धारा 6 में थी, तो वार्डों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित कर सकेगी, ये सही है, बाकी सही नहीं है। 22वां क्वेश्चन, नगर निकायों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ए सही है, ए से मतलब 1, 2 और 3 सही है, चौथा सही नहीं है। नगरपालिका बोर्ड में 6 मनोनीत सदस्य होंगे, नगर निगम में 8, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 मनोनीत सदस्य होंगे। एक दिव्यांग व्यक्ति का मनोनयन अनिवार्य होता है, और मनोनीत सदस्यों को राज्य सरकार हटा सकती है। चौथा सही नहीं है, मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मतदान देने का अधिकार होता है, मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, बोल भी सकते हैं वो, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। धारा 6 के तहत आरक्षण संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ए सही है, ए से मतलब 1 और 2, तो 2 तो है, स्थानों का आरक्षण नगरपालिका क्षेत्र में एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में होगा, ये सही है। तीसरा गलत है, ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण हो सकता है, ये गलत है। और पहला भी सही है, महिला, ओबीसी, एससी, एसटी स्थानों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो 1 और 2 सही है। 24वां क्वेश्चन, नगरपालिका में स्थानों की संख्या के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें सी सही है, और सी में अपने को दिया हुआ है 1 और 2 मतलब दोनों सही है, नगरपालिका के में स्थानों की संख्या का निर्धारण।
तो स्थानों का निर्धारण नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में प्रत्येक वार्ड हेतु निर्धारित जनसंख्या का भाग देकर किया जाता है, और यदि भाग का परिणाम भिन्न हो तब यदि भिन्न आधे से अधिक है तो एक अतिरिक्त सीट का आवंटन किया जाता है। तो ये दोनों सही है। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, धारा 7 का संबंध पदावधि से है। उसके बाद ये ए आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, नगरपालिका की पदावधि के संबंध में, तो इसमें आंसर ए होगा। ए से मतलब 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। नगरपालिका अपनी प्रथम बैठक में 5 वर्ष से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, और नगरपालिका के विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनर्चुनाव आयोजित किए जाएंगे, अगर विघटन हो गया तो। तीसरा गलत है, अवधि से पूर्व विघटन की हर स्थिति में नई नगरपालिका शेष कालावधि के लिए ही जारी रहेगी, ये गलत है। 27वां क्वेश्चन, धारा 8 का संबंध नगरपालिका शासन से है, आंसर ए होगा इसमें। धारा 9 का संबंध, आंसर ए होगा, नगरपालिका के वार्डों में विभाजन से संबंधित है ये। और धारा 10 का संबंध वार्डों के अवधारण से है। तो धारा 9 तो है वार्डों में विभाजन, और वार्डों का अवधारण है धारा 10। 30वां क्वेश्चन, नगर निकायों में वार्डों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, आंसर ए। और वार्डों का संख्यांकन आरंभ किया जाता है, तो संख्यांकन उत्तर पश्चिम दिशा से, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से नंबरिंग वार्डों की जाती है, सी आंसर इसमें सही है। वार्ड अवधारण जो धारा 10 में है के संबंध में राज्य सरकार के आदेश को प्रश्नगत किया जा सकता है, तो आंसर ए होगा, 7 दिवस में चैलेंज किया जा सकता है। धारा 11 का संबंध, धारा 11 का संबंध नगरपालिका के निर्वाचन से है, आंसर ए होगा इसमें। और नगरपालिका के निर्वाचन के संबंध में, तो इसमें डी सही होगा, मतलब इसमें सभी कथन डी में सत्य है। 1, 2 और 4 है इसमें सही। तो 1, 2 और 4, तो 4 है, राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, ये ठीक है। तीसरा गलत है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव हेतु तारीख निर्धारण करते हैं। तो तारीख का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्यपाल नहीं करता है, तो ये गलत है। और नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ये भी सही है। और निर्वाचन का राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचक नामावली तैयार करने, चुनाव के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति होगी। 1, 2 और 4 सही है इसमें। 35वां क्वेश्चन, नगरपालिका के विघटन के संदर्भ में है, इसमें डी सही है। अब डी में क्या दिया हुआ है देखते हैं, सभी कथन सही है। तो नगरपालिका के विघटन के संबंध में, तो विघटन की तारीख के 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने होंगे, सही है। नवगठित नगरपालिका शेष अवधि के लिए ही कार्यरत रहेगी, ये भी सही है। और यदि शेष कार्यावधि 6 माह से कम है तो शेष अवधि हेतु पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता हो तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ये सेंटेंस गलत माना था हमने कि नगरपालिका हर स्थिति में शेष अवधि के लिए ही कार्यरत रहेगी। ये स्टेटमेंट वहां पर हमने गलत माना था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था हर स्थिति में, हर स्थिति में नहीं। अगर स्थिति ये बनती है कि भाई 6 माह से कम समय बचा है कार्यावधि का, तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, धारा 12 का संबंध सी है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन से। और धारा 13 का संबंध है निर्वाचक नामावली का निर्माण, ये ए है आंसर 37 का, धारा 13। और 38 में है वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सी सही है इसमें। और सी में क्या दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, 3 गलत है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिए नामावलियां तैयार करता है। निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने के लिए 18 वर्ष की आयु और वार्ड का साधारण तौर पर निवासी होने की शर्तें हैं। तो वार्ड के लिए नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार करता है, तो ये दोनों सही है। तीसरा गलत है, वार्ड में मकान का कब्जा या स्वामित्व का अर्थ साधारण निवासी होना होगा, नहीं। अगर आपका कब्जा है किसी मकान में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके निवासी हो। 39 है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संबंध में, तो इसमें डी सही है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के बारे में।
तो डी से मतलब केवल इसमें 3 सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करता है, ये सही है। ये गलत है 1 और 2। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये गलत है। राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से प्राप्त परामर्श के अनुसार नियुक्त करती है, दोनों गलत है क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और 40वां क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अर्हताओं व निरर्हताओं से संबंधित धारा। तो धारा 13 और 14 का संबंध अर्हताओं और निरर्हताओं से है। निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं धारा 13 और 14 में है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा सिलेबस 20 दिन में कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप इसको 10 दिन खुद लेते हुए इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।